तो आम वोटर है, क्या वो इस बात से सहमत हो पाएगा कि नहीं मोदी के अगेंस्ट? अगर उसको अगर कोई भी नाम आप बता दीजिए इंडी गठबंधन में है जो उनके खिलाफ लड़ सकता है चुनाव, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बातें विपक्ष, चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना पक्ष रखेंगी। वो कहेंगी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को जनता तक आप ले कैसे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कुंदन जी, जब तक आप इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे और जो मुद्दे जिस तरीके से इस तरीके से ग्लोबल लीडर मोदी जी बने हैं और जिस तरीके से भारत की राजनीतिक पकड़, मुझे अब तक का जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा लीडर। संदीप जी कह रहे हैं और चतुर्वेदी जी कह रहे हैं जो मुद्दे हैं उन्हें आप लोगों तक ले कैसे जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी क्रेडिबिलिटी का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहते हैं। प्रियंका जी, इस क्रेडिबिलिटी की तोड़ है क्या, इसका तोड़ है क्या आप लोगों के पास, गठबंधन के पास? देखिए, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और जनता के मुद्दों पर है। सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहना चाहूंगी कि अभी बात कर रहे थे अशोक जी लॉ एंड ऑर्डर की, तो इनसे मैं बताना चाहूंगी, शायद इन्हें पता नहीं है कि मेरठ में अभी 2 दिन पहले एक चौकी इंचार्ज को बदमाश घायल करके भाग जाते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ है? एमएसएमई लगातार घटते चले जा रहे हैं, जो छोटे और लघु उद्योग हैं। अभी इन्होंने बात करी कि जो किसान सम्मान निधि की, इनसे पूछिए जरा, वो 10 करोड़ से लगभग घट के 8 करोड़ पे क्यों पहुंच गई है? उन 2 करोड़ किसानों में से क्या हुआ, इनका हक छीन लिया गया। और आप ये बताइए कि जब किसान को आप खाद महंगी दे रहे हैं, डीजल महंगा दे रहे हैं, बिजली महंगी दे रहे हैं, उसकी सिंचाई महंगी है, उसकी बुआई महंगी है, सब कुछ महंगा है, तो कैसे उसकी आय दुगनी कर देंगे? ये बताइए। समस्याओं नहीं, आप ये बताइए कि मोदी जी ने जो वादे किए थे किसानों की आय दुगनी करने के, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग कुछ? गन्ने का बकाया अभी भी प्रियंका जी, संदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। जो मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, मुद्दे तो भाई पिछले 4 चुनावों में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन उसमें बीजेपी को ही लोग भर भर के वोट दे रहे हैं। नहीं, समस्या ये नहीं है कि झूठे वादों के अगेंस्ट जब तक हम सच्चाई की बात अगर करें तो जनता के मुद्दे हैं ना। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटता हूं। रोहित अग्रवाल साहब आपने कहा कि सवाल को रिफ्रेम कीजिए आप, लेकिन मैं उसी सवाल के पास दोबारा लौटता हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 और 2024 में क्या बदल गया है? क्योंकि 2019 में तो दोनों चौधरी साहब हार गए थे चुनाव, और जो गढ़ कहा जाता है आप लोगों का, 2019 और 2024 में क्या बदल गया है? देखिए, ऐसा है कुंदन जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर 49% वोट चौधरी साहब पाए थे और 51% वोट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पाया था जो जीता था, तो इसको बहुत बड़ी हार नहीं कहते हैं। दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप क्रेडिबिलिटी की जब आप बात करते हो, कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 से पहले कहा था कि हम गन्ना किसानों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे कोष बनाएंगे, जिससे जो 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कोष होगा, जिससे हम रोटेशन बेसिस पे गन्ना किसानों को पेमेंट कर पाएंगे और उससे वो 14 दिनों में किसानों को पेमेंट मिलेगा। तो 2019 बीते हुए आप 5 साल होने जा रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को सिद्ध करनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जी के स्वयं का अगर जो दावा था वो अगर विफल हो जाता है, उसके अंदर आप कोई काम नहीं करते हो। यही काम प्रधानमंत्री जी ने 2022 के चुनाव से पहले किया था। उन्होंने कहा था कि साहब 2022 के चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छुट्टा जानवर के ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे किसानों को निजात मिल सके। क्या 2022 के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टा जानवरों के लिए कोई योजना लेके आए? ये स्वयं प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने मंचों से कहा था। तो इस पर जवाब ले लेता हूं। पांडे साहब जवाब दीजिए, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दीजिए पड़ेगी। पांडे साहब चलिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने सीधे किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाया कि नहीं, क्या ये गलत है? स्वर्गीय राहुल गांधी कहते थे जेब तक पैसा नहीं पहुंचाया, जेब काटने का काम किया है। हरियाणा के अंदर 400 रुपए दोगे और उत्तर प्रदेश के अंदर 360 रुपए दोगे गन्ना किसानों को रेट, तो ये जेब तक पैसा पहुंचाना नहीं होता है, जेब से पैसा काटना होता है। इसको कहते हैं कि चाकू लेके किसान की जेब काट ली आपने। अरे किसान का ही पैसा आपने जेब से काटने को मिला था आपको। आपका खजाना किसान के नाम पे कंगाल हो जाता है, अकाल आपके यहाँ किसान के नाम पे पड़ जाता है। किसान को आप ही की सरकार है ना हरियाणा में महाराज, उत्तराखंड में आप ही की सरकार है ना, वहां पे 400 रुपए का रेट देते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आप 360 रुपए का रेट देते हो। तो इसको किसानों की जेब तक पैसा पहुंचाना नहीं कहा जाता है। छुट्टा जानवर की कौन सी योजना लेके आया आपको बताना पड़ेगा ना। किसान पूछेगा आपसे 2024 में जब आप जाओगे, तो कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो किसान पूछेगा भैया छुट्टा जानवर से अभी भी परेशान है, इतनी कड़ाके की ठंड में किसान वहां पे ठंडी में लाठी लेके खेत में सो रहा है,
पांडे जी, आप तो बढ़िया हीटर लगा के घर में बैठे हो, आप तो डिबेट करने भी स्टूडियो नहीं आते हो, और किसान को आप बैठा देते हो खेत में इतनी ठंड में। तो आपको ये बताना पड़ेगा किसान को कि भैया जो राजशाही आपने मेंटेन कर रखी है, ये राजशाही कैसे और कब तक मेंटेन रखोगे, किसान का भला कब करोगे? पांडे जी बताना पड़ेगा, किसान सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है चतुर्वेदी जी, ठीक है, मैं लौटता हूँ। चतुर्वेदी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक कोई ऐसी बात है जिसके सहारे आप लोग चाहते हैं कि भाई मायावती जी की कमी पूरी कर ले? देखिए, मायावती अगर अलग चुनाव लड़ेंगी तो उससे मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेती तब तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें नुकसान होता, लेकिन क्योंकि वो अलग लड़ेंगी तो जो वोट हमें नहीं मिलना था वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन वो बैलेंस हो जाती है वहां पे। हम तो इसे इस तरीके से देखते हैं। अब जहां तक रहा सवाल जो मुद्दे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितनी मजबूती से विपक्ष जो है उनको जो जनता है उस तक ले जा पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से ये जितने मुद्दे हैं इनके ऊपर धर्म की चादर जो है उड़ाने की कोशिश करेगी, और बहुत चालाकी से करेगी और बहुत मजबूती से करेगी। तो ये अब देखना यही होगा कि उस चादर को विपक्ष कितनी अच्छे से, कितनी समझदारी से हटा पाता। चुनाव वहां पे रहेगा। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भाई विपक्ष एकजुट है कि नहीं है। चतुर्वेदी जी, आपने ये भी कहा और प्रियंका जी कह रही कि भाई विपक्ष एकजुट है, लेकिन विपक्ष तो अभी आधा सफर ही पूरा कर पाया है। आधा सफर ही आप लोग और कांग्रेस के लोगों ने पूरा किया है। हाँ, नहीं देखिए, कई स्टेट्स में एक साथ है, कई राज्यों में ऐसी स्थिति है जो प्रादेशिक, जो वहाँ के जो दल हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो निश्चित रूप से कि जहां वो बहुत मजबूत स्थिति में है वहां वो सीटें नहीं देना चाहेंगे। जैसे कि अभी पंजाब में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो निश्चित है कि भाई जहां आप इतने मजबूत स्थिति में है वहां आप क्यों ऐसे अपनी सीटें जो है कम करना चाहेंगे, एक स्वाभाविक वो है। लेकिन है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा। वो अंत में चाहे वो साथ में लड़े या अलग लड़े, बाद में उनको सपोर्ट तो इसी खेमे को करना है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है संदीप जी, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ताना बाना है, सामाजिक धार्मिक जातिगत ताना बाना है, इसमें बीजेपी की गुंजाइश कहां दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर दलित और बाकी लोगों को जोड़ ले, जाट को जोड़ ले, मुस्लिमों को जोड़ ले, तो ये आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दलित और मुस्लिम आबादी ही 52% के आसपास हो जाती है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से विपक्ष की स्थिति क्या मजबूत दिखाई देती है इस बार के चुनाव में, या फिर धार्मिक गोलबंदी से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा और एक आरएलडी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कुछ कर पाएंगी। और जो जिस ताने बाने की आप बात कर रहे हैं, उस ताने बाने की बात अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में करें या उसके पहले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो आपने देखा था वो ताना बाना कुछ सीटों तक ही एक तरीके से टारगेटेड रह गया, तो उसके बाद उसका प्रभाव नहीं दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जाट हो या गैर जाटों की बात कर ली जाए, गैर यादव की बात कर ली जाए, वो कितना कंसोलिडेट होके बीजेपी के अगेंस्ट जाके वोट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं फिर इसी बात को दोहराता हूं कि क्या जनता को इन मुद्दों तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी पहुंचा पाएगी, वो बात उनको इनके दिमाग में रख पाएगी? देखिए, अगर आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है वहां एक इफेक्ट डाले, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, जिस तरीके से मैकेनिज्म चुनाव का उनका है, उससे पार पाना मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ी एक तरीके से टेढ़ी खीर है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन में आप देखिए, आप ही के टीवी चैनल पर चल रहा है कि ममता बनर्जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे आशंका ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 4 दिन में मुझे लगता है अखिलेश यादव भी शायद इस तरफ आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी कैसे टारगेट करती है बीजेपी के अगेंस्ट, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और किस आधार पर वो, और जिस तरीके से ये धार्मिक उन्माद की बात कही जा रही, मुझे लगता है कि जो भारतीय राजनीति में ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक आजादी अब जाके भारत को मिली है,
इसके लिए देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता, वो बात अलग है, लेकिन इन विषयों के साथ आप कैसे जनता तक अपने मुद्दों को बताएंगे? पांडे साहब, राम पार लगा देंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी? प्रियंका जी बात कह रही है। देखिए, आपको बता दें, राम जी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। राम जी तो आस्था का केंद्र है, भारत की प्राणवायु है। ये तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, स्टालिन जैसे लोग रहेंगे तो निश्चित है हमारी नैया सबका साथ सबका विश्वास से ही पार हो जाएगी। ये जरूर है कि पत्थर में प्राण स्वामी प्रसाद मौर्य को भले न दिखाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्राण वो हर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द है मेरे आशीष चतुर्वेदी। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कल बयान दिया, ऐसे माहौल में ऐसा नहीं लगता कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आकर के आप ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये उनका पर्सनल बयान है? क्योंकि ये बयान तो है, पर्सनल नहीं होता, क्योंकि बड़े पद पर वो बैठे हैं। कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए तो डैमेज कंट्रोल हो सकता है। जो निश्चित रूप से अपेक्षा तो यही की जा रही है, और अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता जितना अखिलेश यादव से कर रही है उतनी सरकार से भी कर रही है कि ठीक है, अखिलेश यादव अपना नुकसान कर रहे हैं, वो उनका भाग्य या उनकी समझ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, उनके लिए तो फायदेमंद है, वो जितना बयान दे उनके लिए तो फायदेमंद है, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? आपको तो नुकसान हो रहा है। नहीं, वो इसलिए करेंगे क्योंकि सनातन धर्म से कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, आस्था का अपमान हो रहा है, उससे खिलवाड़ हो रहा है। उसको रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, पुलिस की होती है, प्रशासन की होती है। पल्ला थोड़ी झाड़ सकते हैं। पांडे साहब, क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करते? कार्रवाई कीजिए सर। मौर्य को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो मानसिक रोगी हो चुके हैं, उन्हें उपचार की आवश्यकता है, और इस तरह के पागलों का कोई इलाज नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? ठीक है, ये ले चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? अब मैं कह रहा हूँ ये कोई जवाब हुआ कि मतलब सत्ता पक्ष कह दे कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो इनको छोड़ दो। कल को कोई बैंक लूटने लगेगा समाजवादी पार्टी का नेता, फिर कहेंगे नहीं लूटने दो भैया, ठीक है, हमारा फायदा हो रहा है। ये इस तरह चलेगा क्या? ठीक है प्रियंका जी, धार्मिक गोलबंदी जो है और राम के नाम पर, चूंकि राम के नाम पर बीजेपी वोट भी मांग रही है और मांगेगी वो, और राम मंदिर को लेकर के क्रेडिट भी बीजेपी लेने की पूरी तैयारी में है, और इसका काट है कि आप लोगों के पास कुछ? देखिए, राम मंदिर के नाम पर वोट अगर मांगती है भारतीय जनता पार्टी तो वो बताना चाहती है कि हमने कोई विकास का कार्य नहीं किया और हमने जनता को सिर्फ लूटा, इसलिए अब हम मंदिर की आड़ में मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। पर हकीकत ये है कि आपके पैनल में बैठे एक महानुभाव कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी उनको आज मिली है, तो उनसे बड़ा नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता। कि मतलब इतने समय से वो जब से पैदा हुए उनके पिताजी पूजा ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह के जब लोग भ्रम फैलाने वाले बैठ जाए तो मुझे लगता है कि देश को समझ जाना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, और हकीकत ये है उसकी आड़ में लोगों की नौकरियां खा जा रहे हैं, उसके आड़ में उनकी बेटियों की इज्जत नहीं बच पा रही है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी हैं वो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हकीकत ये है कि बलात्कारी बचाओ पार्टी बन चुकी है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे? पांडे जी रिस्पॉन्ड करें। पांडे जी जल्दी से, पहले आप पांडे जल्दी से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप सर, मैं आ रहा हूँ, पांडे जी को रिस्पॉन्ड करने दे रहा हूँ। कांग्रेस की जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक बात नहीं है। 25 वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े थे कि राम मंदिर का निर्माण न हो, ये राम की बात न करें, ये तो है। तो चलिए पांडे साहब, संदीप जी अब संदीप जी जवाब देंगे। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? भी मंदिर की आड़ में छुप जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन का विरोध करते करते कांग्रेस की प्रवक्ता की ये स्थिति हो गई, उनको सांस्कृतिक और आजादी में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो सनातन आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कहाँ ले आए, पूरी दुनिया जानती है। अब पूरे देश में आपकी स्थिति क्या है उससे भी आप अवगत हैं, और 24 में आपको फिर बता देगी जनता की आपकी स्थिति क्या है। तो गलत तरीके से बयानबाजी करके आप कुछ नहीं कर सकती। देखिए, वक्त बताएगा और जनता बताएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था। चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।